आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत अपराध की अवधारणा, अपराध की वैधानिक परिभाषा, अपराध की सामाजिक परिभाषा और अंत में अपराध के प्रकार टाइप्स ऑफ क्राइम्स पर आज चर्चा करेंगे। अपराध की कानूनी परिभाषा के अनुसार वह ऐसा व्यवहार या कृत्य है जो विधि संहिता का उल्लंघन करता हो। पॉल टेपिन ने अपराध की परिभाषा इस प्रकार से दी है: इरादतन किया गया कार्य या अपराधी कानून का उल्लंघन या अवहेलना जो कि बिना किसी औचित्य या बचाव के किया गया हो और राज्य द्वारा गंभीर अपराध या साधारण अपराध के रूप में दंड के लिए अनुमन्य हो। इस परिभाषा में 6 तत्व महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, कृत्य वास्तव में किया गया हो या यह किसी वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना हो। नैतिक कर्तव्य से भिन्न कोई भी व्यक्ति केवल अपने विचारों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में शब्द भी कृत्य समझे जाते हैं, जैसे कि देशद्रोह में या किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए सहायता करने या उकसाने में। ऐसे मामलों में यह तर्क दिया जाता है कि कुछ कार्रवाई की गई है। कानूनी कर्तव्य की अवहेलना भी अपराध है। उदाहरण के तौर पे मान लें कि किसी व्यक्ति से मिलने कोई व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ जाता है क्योंकि मेजबान डॉक्टर बुलाने में असफल रहता है, अतः उसका मित्र अतिथि मर जाता है। ऐसी स्थिति में मेजबान को कर्तव्य की अवहेलना करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानूनी रूप से अपने अतिथि का जीवन बचाने के लिए मेजबान बाध्य नहीं था। मुकदमा चलाने के लिए नैतिक कर्तव्य ही पर्याप्त नहीं है। मान लें कि एक व्यक्ति एक शिशु गृह अर्थात क्रैच चलाता है। शिशु गृह में एक बच्चे को गंभीर चोट लग जाती है, लेकिन वह व्यक्ति डॉक्टर को नहीं बुला पाता और बच्चा मर जाता है। शिशु गृह के मालिक को बच्चे के जीवन को बचाने के वैधानिक कर्तव्य की अवहेलना के लिए दंडित किया जा सकता है। नंबर 2, कृत्य ऐच्छिक होना चाहिए और तब किया जाना चाहिए जब कर्ता को अपने कृत्यों पर पूरा नियंत्रण हो। मान लें कि एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता है जिसे वह हमेशा जंजीर से बांध कर रखता है। एक पड़ोसी का बच्चा कुत्ते के पास आता है, उसे छेड़ता है, उस पर पत्थर फेंकता है। कुत्ता जंजीर तोड़कर बच्चे को काट लेता है। कुत्ते के स्वामी पर अभियोग नहीं चल सकता। यही मामला बिल्कुल भिन्न हो जाएगा यदि वह व्यक्ति कुत्ते को जंजीर में ना बांधे रखें, वह जानते हुए भी कि कुत्ते को लोगों को काटने की आदत हो गई है। कोई भी आगंतुक अर्थात विजिटर यदि कुत्ता द्वारा काटा जाए तो वह उसके स्वामी के विरुद्ध अभियोग दर्ज करा सकता है। नंबर 3, कृत्य इरादतन होना चाहिए, भले ही इरादा सामान्य हो या विशिष्ट। हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मारने या हत्या का इरादा न रखता हो, लेकिन उससे यह जानकारी रखने की उम्मीद की जाती है कि उसका कृत्य गोली चलाना किसी दूसरे को जख्मी कर सकता है या मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अतः यदि किसी विशेष इरादे के बिना भी वह किसी व्यक्ति को गोली मारता है तो वह अपराध करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके कृत्य से दूसरा व्यक्ति जख्मी हो सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है। नंबर 4, कृत्य अपराधी कानून का उल्लंघन होना चाहिए जो गैर अपराधी कानून, दीवानी या प्रशासनिक कानून से भिन्न होना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि राज्य दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। गैर अपराधी कानून वे होते हैं जो व्यक्तियों और संगठनों के बीच अधिकारों को नियमित करते हैं। उदाहरण के तौर पे तलाक के नियम, संविदा नियम, संपत्ति अधिकारों को नियमित करने वाले नियम आदि। आपराधिक गलतियों और गैर आपराधिक अथवा दीवानी दोषों में भी अंतर किया जा सकता है। एक आपराधिक दोष में राज्य दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करता है, जबकि गैर आपराधिक दोष विशेष व्यक्ति के प्रति किया हुआ दोष है, राज्य के प्रति नहीं। और यही व्यक्ति जिसके प्रति अन्याय हुआ है दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करता है। कुछ कृत्य राज्य और व्यक्ति के लिए आपराधिक और गैर आपराधिक दोनों ही हो सकते हैं और उन पर दोनों ही आधारों पर कार्रवाई हो सकती है। उदाहरण, वह व्यक्ति जो किसी पर हमला करता है उस पर राज्य द्वारा तथा उस व्यक्ति द्वारा जिस पर हमला किया गया है हानि के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। नंबर 5, कृत्य बिना औचित्य और बचाव के किया जाना चाहिए।
इस प्रकार यदि कृत्य स्वरक्षा में या पागलपन के दौरे के कारण किया गया सिद्ध हो जाता है तब इसे अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही इससे दूसरे को हानि पहुंचती हो। कानून की अज्ञानता अपराधी के लिए सामान्यतः कोई बचाव नहीं मानी जाती। नंबर 6, कृत्य राज्य द्वारा गंभीर अपराध अथवा साधारण अपराध के रूप में सैंक्शन्ड होना चाहिए। इन कृत्यों के लिए व्यक्तियों को केवल तभी दंडित किया जाता है जब उसके कृत्य सामाजिक रूप से हानिप्रद हों और जिनके लिए समाज में दंड की व्यवस्था की गई हो। 4 वर्ष की आयु के बालक पर जिसने अपनी मां की हत्या कर दी हो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राज्य ने इस आयु के बच्चे के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, भले ही उसका कृत्य समाज के लिए हानिप्रद हो। हॉल जेरोम ने अपराध की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है: कानून द्वारा निषिद्ध और जानबूझकर किया गया कार्य जिसके लिए कानून में दंड का प्रावधान है। उनके अनुसार किसी भी कार्य को अपराध के रूप में तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि उसमें निम्नलिखित 7 लक्षण न हो। नंबर 1, वह व्यवहार समाज के हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में हानिप्रद होना चाहिए। हानि पहुंचाने का इरादा मात्र ही अपराध नहीं है जब तक वास्तव में वह किया ना जाए। नंबर 2, पहुंचाई गई हानि कानूनन निषिद्ध होनी चाहिए। नंबर 3, वह कृत्य जो हानि पहुंचाता हो वह साभिप्राय होना चाहिए। 4, वह हानिप्रद कृत्य जानबूझकर प्रेरित होना चाहिए। एक पागल व्यक्ति हानि पहुंचाकर भी अपराध नहीं करता क्योंकि उसमें वांछित इरादा मौजूद नहीं। नंबर 5, कृत्य में अपराधी इच्छा और व्यवहार का मिश्रण होना चाहिए। एक नौकरानी जो नियमित रूप से घर के बर्तन साफ करती है, यदि वह वहाँ चोरी कर ले तो उस पर अनधिकार प्रवेश के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यद्यपि उसे चोरी के लिए अवश्य दंडित किया जा सकता है। नंबर 6, कृत्य तथा कानूनी रूप से निषिद्ध हानि के बीच कारण का संबंध होना चाहिए। मान लें कि एक अध्यापक एक बालक को चांटा मारता है और बच्चे के कान की नस फटने से उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इस मामले में व्यवहार तथा हानि मृत्यु के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी दशा दलदल में फंसने जैसी हो सकती है। नंबर 7, हानिकारक व्यवहार के लिए दंड का प्रावधान कानूनी रूप से होना चाहिए। यहाँ 3 प्रकार के विद्वानों के विचारों की चर्चा की जाएगी: क्लासिकलवादी, नवीन विचलन सिद्धांतवादी, जो अपराध की सामाजिक परिभाषा की अपेक्षा कानूनी परिभाषा को प्रमुख मानते हैं। क्लासिकलवादी अपराध को वह व्यवहार मानते हैं जिसमें सामाजिक अनुबंध का वह उल्लंघन हो जो कि राज्य के लिए ही नहीं बल्कि समाज के उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति के लिए हानिकर हो जिन्होंने अनुबंध के आधार पर राज्य के अधिकार को स्थापित किया है। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध सिद्धांतवादियों के अनुसार भ्रष्टाचार विस्तृत हो सकता है और सामान्यतः इसे सामान्य मानकर इसकी उपेक्षा भी की जा सकती है, लेकिन इसके विरोध में कानून बनाना आवश्यक होगा क्योंकि वह असामाजिक और गैर कानूनी और सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। वे लोग क्लासिकलवादी परिस्थितियों और प्रभावों पर नहीं बल्कि आपराधिक कृत्यों पर बल देते हैं। कानून की परिभाषा में इन कृत्यों को यदि गैर कानूनी पाया जाए तो कृत्य के अनुपात में निष्पक्षता, कठोरता और निश्चितता से दंड दिया जाना चाहिए। उन्हें अर्थात क्लासिकलवादियों को न तो न्याय का स्वनिर्णय आधार पर लागू करना और न ही आतंक का मनमाना उपयोग स्वीकृत है। नवीन विचलन सिद्धांतवादी जैसे हॉवर्ड बेकर, जो चिन्हित लेबल करने के विचार में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि अपराध एक व्यवहार है जो शक्तिशाली लोगों के हितों का उल्लंघन करता है। किसी कृत्य को अपराधी कृत्य मानने के लिए एक नहीं बल्कि 2 कृत्य होने चाहिए। व्यक्ति या समूह एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करता हो और दूसरा भिन्न मूल्यों वाला कोई दूसरा समूह या व्यक्ति उस कृत्य को विचलित मानते हो। मनुष्य अपने मूल्यों की व्यवस्था स्वयं बनाता है, लेकिन समाज के बहुवादी व्यवस्था में कुछ समूह जिनके पास दूसरों से अधिक शक्ति होती हैं और जिन्हें अभिजन, शक्तिशाली, नौकरशाह, नैतिक, उद्यमकर्ता व जोखिम उठाने वाले व्यक्ति कहा जाता है, कम शक्तिशाली लोगों पर अपने मूल्य थोपते हैं। जो व्यक्ति उनके नियमों को तोड़ते हैं उनको वे रूढ़िबद्ध चिन्हों से चिन्हित कर देते हैं।
इस प्रकार उस व्यक्ति को जो मुक्त विचारों का है या विभिन्न मूल्यों का विकास करता है या विविध प्रकार के व्यवहारों का पोषण करता है, अधिकारियों द्वारा समलैंगिक, चोर, मनोविकृत, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, नशेड़ी या शराबी आदि नामों से लेबल कर दिया जाता है। मार्क्सवादी अपराध की कानूनी परिभाषा स्वीकार करते हैं। नवीन विचलन सिद्धांतवादी जब यह विश्वास करते हैं कि अपराध एक क्रिया है जो शक्तिशाली के हितों के सख्त खिलाफ होती है। मार्क्सवादियों की विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। उनकी मान्यता है कि कानून समाज में न केवल शासक वर्ग के बल्कि श्रमिक वर्ग के हितों की भी रक्षा करता है। उनके अनुसार प्रत्येक समाज वर्ग समाज होता है जिसमें शासक व श्रमिक वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। कानूनी संस्थाएं शासक वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन राज्य शासित वर्ग होने और रहने के कारण कुछ न कुछ सार्वभौमिक कानून बनाए रखता है और इस प्रकार संपूर्ण समाज को सुरक्षा और समानता प्रदान करने की गारंटी देता है। कानून न केवल शासक वर्ग के प्रभुत्व को वैधानिकता प्रदान करता है बल्कि श्रमिक वर्ग के हितों की भी रक्षा करता है। इस प्रकार मार्क्सवादी समाज द्वारा निर्मित कानून के उल्लंघन को अपराध कहते हैं। अपराध की सामाजिक परिभाषा। अपराध की सामाजिक परिभाषा यह है कि यह ऐसा व्यवहार या कृत्य है जो किसी विशेष समुदाय के सामाजिक संहिता पर आघात करता है। मॉरेर के अनुसार अपराध समाज विरोधी कृत्य है। थॉर्स्टन सेलिन ने अपराध को मानदंडीय समूहों के व्यवहार संबंधी मानदंडों का उल्लंघन बताया है। प्रत्यक्षवादी, रूढ़िवादी और वे जो अपराध को तनाव के संदर्भ में लेते हैं, अपराध की सामाजिक परिभाषा को स्वीकार करते हैं। रूढ़िवादियों के अनुसार अपराध वे कृत्य हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा है, नैतिकता के लिए आघात है और जन माल के लिए खतरनाक है। परंपराओं और लोगों के सत्ता के प्रति सम्मान पर आघात सामान्य समाज के लिए काफ़ी खतरा है। अश्लील साहित्य और उत्तेजनात्मक फिल्में लोगों की नैतिकता का पतन करते हैं और वे भी समाज के लिए उतने ही घातक हैं जितना कि शत्रु का कोई गुप्तचर। तनाव सिद्धांतवादी और मॉड्सा अपराध को ऐसा कृत्य मानते हैं जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए विकार्यात्मक है, डिसफंक्शनल है। इस प्रकार वे न केवल चोरी, डकैती या मानव हत्या को ही बल्कि भगोड़ापन, नशीले पदार्थों का सेवन, आवारागर्दी, आत्महत्या आदि को भी अपराध मानते हैं। इन सभी कार्यों से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अव्यवस्था पैदा होती है। प्रकार्यवादियों के रूप में वे बताते हैं कि कुछ अपराध सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकारात्मक होते हैं, जो कि तनाव की अपेक्षा सामान्य व्यवहार के फलस्वरूप होते हैं और उन्हें असंतुलन का प्रमुख संकेत सूचक नहीं माना जाना चाहिए। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण वाले अपराध शास्त्रियों ने यह दावा नहीं किया है कि अपराध शास्त्र में अपराध की कानूनी परिभाषा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने केवल उन स्थितियों के लिए ध्यान आकर्षित किया है जिनमें से लोग अपराधी व्यवहार में लिप्त होते हैं। वे या तो पकड़े नहीं जाते या पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कानूनी कमियों या दबाव के कारण न्यायालय द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार कानून की वैधानिक और अवैधानिक परिभाषाएं सदैव अनुरूप नहीं होती, क्योंकि समाज की वैधानिक और सामाजिक संहिताएं प्रायः भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण, घूस लेना गैर कानूनी अपराध है, लेकिन वास्तव में यह सामान्य कृत्य भी है जिससे बड़ी संख्या में लोग लगे रहते हैं, यहाँ तक कि इसमें देश के शासक भी शामिल होते हैं। अपराध की कानूनी परिभाषा क्योंकि सूक्ष्म तथा स्पष्ट है और क्योंकि हमारी अपराधी न्याय व्यवस्था कानूनी दृष्टिकोण पर आधारित है, अतः यही कानूनी परिभाषा सभी कार्यकारी उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है, फिर चाहे वह अधिकारी कार्यों में, आंकड़ों के संग्रह में या अनुभविक प्रयोगों में हो। अब हम देखते हैं अपराध के प्रकार। अपराधों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। सदरलैंड ने अपराधों का वर्गीकरण गंभीरता और नृशंसता के आधार पर जघन्य अपराध और साधारण अपराध में किया है। जघन्य अपराध वे अपराध होते हैं जिनके लिए व्यक्ति को लंबी अवधि का कारावास या मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। साधारण अपराध वे अपराध होते हैं जिनके लिए कम अवधि का कारावास या अर्थदंड भी दिया जा सकता है। सदरलैंड के वर्गीकरण में
एक और ऐतराज़ यह भी है कि यह अपराधियों को दो समूहों में जघन्य अपराधी अधिक खतरनाक और साधारण अपराधी कम खतरनाक में वर्गीकृत करने में प्रयोग किया जाता है। साधारण अपराधी सुधार के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन एक कृत्य के आधार पर अपराधी को समूह या समाज के लिए खतरा मानना या सुधार या पुनर्समाजीकरण की संभावना के लिए उपयुक्त समझना भ्रामक है। बोंगर ने अपराधों को उनके उद्देश्यों के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है: आर्थिक, यौन संबंधी, राजनीतिक और विविध। सांख्यिकीय उद्देश्यों से भी अपराध 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं: व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, सार्वजनिक नैतिकता के विरुद्ध अपराध और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध। यह वर्गीकरण कानूनी दृष्टिकोण से लाभदायक हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक विश्लेषण के लिए नहीं। लैमर्ट ने अपराधों का वर्गीकरण स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित श्रेणियों में किया है। स्थितिजन्य वे अपराध हैं जो स्थिति के दबाव में किए जाते हैं, जबकि व्यवस्थित अपराध वे हैं जो नियोजित व सुव्यवस्थित रूप में किए जाते हैं। क्लीनार्ड और क्वीने ने 6 प्रकार के अपराध बतलाए हैं। नंबर 1, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। यह अपराध हिंसा के प्रयोग पर आधारित है और उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके विरुद्ध किसी अपराध का पूर्व अभिलेख नहीं मिलता। हत्या, बलात्कार, आक्रमण इस प्रकार के अपराधों के उदाहरण हैं। दूसरा, संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। यह अपराध व्यक्तिगत संपत्ति के नियमों का उल्लंघन होता है, जैसे दुकानों में चोरी। नंबर 3, व्यावसायिक अपराध। यह वह अपराध है जिसे आर्थिक उद्देश्य से व्यक्ति अपने व्यावसायिक क्रियाओं का अंग बनाकर करता है। इस प्रकार के अपराधी ईमानदारी के अतिरिक्त समाज के अन्य परंपरागत मूल्यों को स्वीकार करते हैं, जैसे गबन, कालाबाजारी, झूठा विज्ञापन आदि। नंबर 4, राजनीतिक अपराध। यह अपराध व्यक्ति के द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों के लिए किया जाता है। देशद्रोह, जासूसी, शत्रु देश को स्वदेश के रहस्य देना आदि। नंबर 5, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध। यह वह अपराध है जिसमें व्यक्ति समाज में व्यवहार संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है। मदिरापान, आवारागर्दी, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, यातायात के नियमों का उल्लंघन आदि उदाहरण हैं। नंबर 6, परंपरागत अपराध। यह वह अपराध है जिसमें एक व्यक्ति निजी संपत्ति की पवित्रता के मानदंडों का उल्लंघन करता है। चोरी, लूटमार, डकैती, अपहरण एवं दंगा इस अपराध के कुछ उदाहरण हैं। व्यक्ति इस अपराध को अंशकालिक आजीविका के रूप में करते हैं, अर्थात यह अपराध उसकी आजीविका का प्रमुख साधन नहीं होते। यह अपराधी उपसंस्कृति के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त अपराधों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सफ़ेदपोश अपराध, जो कि उच्च स्थिति के लोगों द्वारा आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। पेशेवर अपराध, पेशे के रूप में तथा आजीविका के मुख्य साधन के रूप में किया गया अपराध होता है, जिसके कारण अपराध जीवन का एक तरीका बन जाता है, जो अपराधियों को अपराधी समूह में एक दर्जा दिलाता है। और संगठित अपराध अपराधियों के समूह द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से किया गया अपराध होता है। धन्यवाद।